आज हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है, कोई ना छोटा है, ना बड़ा है, ना राजा है, ना रंक है, ना फकीर है। समझे? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है, ना कोई छोटा है, ना कोई बराबर है। यह व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड के एक शास्त्री थे एबी डेसी, उन्होंने कहा था कानून के समक्ष सब समान है। इस अधिकार को इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन अमेरिका वाला थोड़ा होशियार था। अमेरिका वालों ने कहा नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इस कानून को लाते हैं, कानून के समक्ष समानता, तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाएगा। छोटा बच्चा अगर ट्रेन में जाता है तो उसको भी फुल टिकट देना पड़ जाएगा, जितना कि बड़े को टिकट देना पड़ता है। अगर बड़ा देता है 20 रुपए का टिकट, अब छोटा बच्चा भी अगर ट्रेन में सफर कर रहा है उसको भी 20 रुपए का टिकट देना पड़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका वालों ने कहा नहीं, कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, और यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। सबसे पहले देखिए EBL, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये दिया था एबी डेसी। ये एक शास्त्री थे, इन्होंने दिया था, और इस चीज को एडॉप्ट कर लिया था इंग्लैंड के संविधान ने। इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं, आप सबको पता है, लिखित और सबसे बड़ा संविधान अगर विश्व में कोई है तो वो भारत का है, समझे। और इसके दूसरे पॉइंट पे आप देख लीजिए, लिखा है कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समान संरक्षण होना चाहिए, समझे। इसका मतलब है कि कानून के समक्ष समानता नहीं, कानून के समान संरक्षण होना चाहिए। इसको बोलते हैं EPL, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। ये दो चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सोचिए EBL ही सिर्फ रहता, अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ रहता, तो छोटे बच्चों को सफर करने में ज्यादा दिक्कत हो जाता, और अनेक जगहों पर ये असुविधाएं देखने के लिए मिल जाता हमें। इसीलिए अमेरिका ने लगाया EPL, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। ये दोनों हमारे संविधान में मौजूद है, इंग्लैंड का भी और अमेरिका का भी, समझे। एकदम बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान को बनाया गया है। अब देखिए, किसी को अगर सजा देना है तो कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं, दो चीज, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों अगर मर्डर भी कर देता है, इसको आप सजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन संविधान देखिए कितना होशियार बनाने वाले थे कि तब तक उनको सजा नहीं मिलेगा जब तक वो पद पर है। अगर आप राष्ट्रपति के प्रति 20 राष्ट्रपति को अपराध कर दिए, 20 वर्ष का सजा दे दीजिएगा उसको, अनुच्छेद 71 के तहत वो अपनी सजा को लिख देंगे, मैं अपनी सारी सजाओं को माफ करता हूं, सजा माफ हो जाएगा उनका। यही विधि राज्यपाल के साथ भी, राज्यपाल को भी अगर कोई सजा मिलता है तो वो भी अनुच्छेद 162 के तहत अपनी सजा को माफ कर लेगा। लेकिन इसके लिए एक प्रावधान लगा दिया, वो जब तक पद पर है तब तक उनको सजा नहीं मिलेगा। अपराध किए, पहले पद पर से हटिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं। राष्ट्रपति को पहले पद पर से हटाया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा होगा। राज्यपाल पहले पद पर से हटेगा, उसके बाद उसको सजा बताया जाएगा, समझे। यह था अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 14 तो आप अच्छे समझ लिए, अब अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भी एक बहुमूल्य अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जैसे पहले हुआ करता था, समझे। आप देखिए कितना कितना गलत चीज था समाज में। एक जाति के लोगों को ऊंचा माना जाता था और दूसरे जाति के लोगों को नीचा माना जाता था। अब वो आप नहीं कर सकते, किसके तहत? अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव को अंत कर दिया गया है। अगर आप उच्च जाति से हैं, आप नीची जाति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मुसलमान हैं तो हिंदू के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सब कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है। जैसे देखिए, भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आरक्षण, एक बात आता है आरक्षण की। आपके मन में एक सवाल होगा, सर जब भेदभाव नहीं कर सकते आरक्षण क्यों मिलता है? आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आरक्षण का मतलब हुआ जो नीचे दबे हुए लोग हैं उसको आप सहारा दे सकते हैं। इससे थोड़ी किसी का मूल अधिकार खत्म होता है जी। आप सोचिए, अगर ये गलत रहता, आरक्षण गलत रहता, अगर किसी का मूल अधिकार को दिक्कत होता, तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपने होशियार होता है, वो तुरंत खत्म कर देगा। अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है ना जी, अगर किसी के मूल अधिकार से दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो उस मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा ना जी। अब बात आता है आरक्षण का। आरक्षण देखिए दो तहत दिया जाता है। धर्म के नाम पर नहीं दिया जाता है आरक्षण, जाति और लिंग के आधार पर दिया जाता है। यह कितना जरूरी है। अगर जातियों की बात करते हैं तो नीचे जाति के लोगों को, जिसको आप दलित बोलते हैं, दलितों को 3000 वर्ष तक पढ़ने नहीं दिया गया था, समझे। ये दबे हुए लोग हैं, इनको आरक्षण की जरूरत है। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, समझे। और दूसरा आता है लिंग, महिलाओं को 50% आरक्षण देना जरूरी, क्योंकि ये सब दबे हुए लोग हैं। दबे हुए लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर ये गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट पहले इसको खत्म कर देता। अर्थात कहने का मतलब है कि आप अनुच्छेद 15 के तहत जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बड़ी मार लगेगा, समझे। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज को देखिए,
और दूसरे शब्दों में कहा गया है हैवी या भारी काम और आर्मी। अब देखिए इंडिया और चाइना में युद्ध हो रहा है, उस जगह महिलाएं बोलेगी कि नहीं हमारे साथ भेदभाव, हमको भी लड़ने दिया जाए, आप केस कर दीजिएगा, नहीं चलेगा, समझे, क्योंकि वहां भारी भरकम काम है, जान माल वहां जा सकता है, जाने जा सकता है, इसलिए वहां पर इस चीज को हटा दिया गया है, समझे। और आरक्षण क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 को हम अच्छा से देखेंगे, अनुच्छेद 15 की कहानी ये थी। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या, 15 तक आप अच्छा समझ गए, अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है सरकारी नौकरी एवं लोक निर्वाचन में कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अभी हमने आपको बताया था आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि ऊंचे लोगों को दबा दीजिए, आरक्षण का मतलब होता है जो लोग दबे हुए हैं उसको आगे बढ़ने में एक सपोर्ट दीजिए। होता है ना जी, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए, कुछ लोग धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो उसको आप धक्का दे दीजिए, वो आगे बढ़ जाएगा, समझे, वही है आरक्षण। आरक्षण का मतलब है किसी को दबाना नहीं है, आरक्षण का मतलब होता है कि जो लोग दबे हुए हैं, जो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ था, जो लोग दबाए गए लोग थे, उनको सपोर्ट देना है, समझे। यही लिखा गया अनुच्छेद 16 में, लोक निर्वाचन एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरी में देखिए आरक्षण दिया जाता है, नीचे जाति के लोगों को, दलितों को, या फिर जो दबे हुए लोग थे उनको आरक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही उनको दबाया गया है। आरक्षण में देखिए एक लोग चाहते हैं, आरक्षण की जब बात आती है तो दो वर्ग के लोग अडिग हो जाते हैं। ऊंचे वर्ग के लोग बोलते हैं आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और नीचे वर्ग के लोग बोलते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। दोनों एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आप ही बताइए, अगर आरक्षण गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट इसको कब का खत्म कर दिया रहता। आरक्षण से किसी को दिक्कत, हाँ, आरक्षण में क्या होता है कि आपका अगर 120 नंबर में से 100 नंबर पर अगर आपका सिलेक्शन होगा तो जिसको आरक्षण मिला उसका 80 नंबर पे हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है जी? आप शुरुआत का इतिहास उठा के देख लीजिए, 3000 वर्ष तक दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया था। अगर उसमें भी आरक्षण में दिक्कत है तो मानवता आपके अंदर नहीं है। चलिए, आरक्षण होता किस किस आधार पे? जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होता है, जाति के आधार पे और लिंग के। जैसे महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। यह है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत, और इधर देखिएगा मोदी जी भी आए थे, इन्होंने भी कहा आरक्षण हम लगातार 50 वर्षों तक आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे। किसी के मुंह से सुने आरक्षण खत्म करेंगे? नहीं, ये हवाई बातें उड़ जाती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भी आई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये अनुच्छेद 17 नहीं रहता तो हमको लगता है, जैसे हमारा व्यक्तिगत मानना है, कि देश में हर एक जगह उपद्रवी लोग उपद्रव मचाते रहते। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इसका मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया। आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, पहले छुआछूत किया जाता था। आप देख लीजिए जीता जागता उदाहरण केरल का त्रावणकोर। त्रावणकोर में एकदम एक शर्मसार कर देने वाली एक प्रथा थी कि दलितों के लिए एक मूलाकर लगाया गया था। उसमें क्या होता था कि जो लोग अगर दलित हैं, अगर वो सर उठा के चल रहे हैं तो उसको हेड टैक्स देना पड़ता था, और जो महिलाएं हैं, दलित की महिलाएं हैं, उसको स्तन टैक्स देना पड़ता था। इसका मतलब वो कपड़ा नहीं पहन सकती है, कपड़ा अगर पहन के चल रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब उसको बिना टैक्स का स्तन ढकने का अनुमति नहीं था। और क्या, इतना खराब था, मत पूछिए। काफी, अभी आप सोचिए अगर वही प्रथा अगर आज रहता तो कितना शर्मसार कर देने वाला इज्जत था। लेकिन अपने देश में क्या बताया जाता है कि ये देश स्त्रियों का सम्मान करने वाला देश है, लेकिन कभी यह नहीं बताया जाता है स्त्रियों को सती प्रथा में जलाने वाले भी हम ही लोग थे, समझे। और त्रावणकोर में काफी शर्मसार कर देने वाली प्रथा थी कि जो महिलाएं थी, दलितों की महिलाएं थी, उसको स्तन ढकने का टैक्स भरना पड़ता था। और क्या, स्तन के साइज के अनुसार से स्तन का टैक्स लगता था। जिसका ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसका कम है उसको कम टैक्स लगेगा। ये चीज काफी एकदम शर्मसार कर देने वाला चीज है, ये एकदम गलत था। और अनुच्छेद 17 के तहत अब आप नहीं कर सकते हैं इस चीज को, समझे। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। देखिए वो दलित थी, इसका मतलब क्या, दलित होना अपराध है? वो भी तो महिलाएं थी ना। जब आप बोलते हो कि हम नारियों का सम्मान करने वाले देश हैं, किस नारियों का आप सम्मान करते हो? जाति देखकर, धर्म देखकर? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत था। और मैं अपने मन की बातें नहीं बता रहा हूं, त्रावणकोर में ऐसा घटना होता था, समझे। चलिए, और देखिए 1955 में एक नियम बनाया गया कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, और 1989 में इसको काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया, समझे। यह था अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 हमने देख लिया। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में साफ शब्दों में कहा गया है उपाधियों का अंत किया गया है। अब आप कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं, अब आप अपने नाम के पीछे महाराज नहीं लगा सकते हैं, बादशाह नहीं लगा सकते हैं, कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ के, अगर सेना में रैंक हासिल किया है आपने, तो वो उपाधि आप रख सकते हैं। देखिए, उपाधियों का अंत किया गया।
उसके बाद एजुकेशन और रैंक, अगर आपने पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया, अपने नाम के आगे आप इंजीनियर लगा सकते हैं। प्रोफेसर बने हैं तो पढ़ के आपने अर्जित किया है ना, आप प्रोफेसर लगा सकते हैं। आप मास्टर हैं, आप टीचर हैं, आप सर लगा सकते हैं, समझे। और रैंक में सेना में जैसे ब्रिगेडियर होता है, मेजर होता है ना जी। तो आप ये सब उपाधि, क्योंकि ये आपको कहीं से वरदान में नहीं मिला है, किसी का एहसान नहीं है, ये आपने अर्जित किया है, मेहनत करके पढ़ के आपने अर्जित किया है। लेकिन और इसके अलावा कोई भी उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। और एक बात और है इसमें, अगर आपको विदेशी उपाधि रखना है तो विदेशी उपाधि रखने के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, समझे। जैसे होता था ना, पहले महाराज की उपाधि लगा लेता था, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राय बहादुर, ये सब उपाधि आप नहीं रख सकते हैं, समझे। साफ शब्दों में अनुच्छेद 18 में इस उपाधि का अंत कर दिया गया है। अगर आप शिक्षा के आधार पे अब कोई इंजीनियर बना तो वो उपाधि रख सकता है, डॉक्टर बन गया तो अपने नाम के आगे या पीछे डॉक्टर लगा सकता है। एजुकेशन और रैंक, अगर कोई सेना में मेजर है, ब्रिगेडियर है, तो जैसे मेजर उस्मानी का नाम कितना गर्व से लेते हैं ना। मेजर उस्मानी के बारे में आप सुने होंगे कि मेजर उस्मानी जब लड़ रहे थे तो इतने बहादुर थे। मेजर उस्मानी जिस जगह खड़ा थे ना, उससे जब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो उसी जगह एक दुश्मन का तोप का गोला गिरता है, समझे। और मेजर उस्मानी ने मजाकिया शब्द में कहा कि जब मेजर उस्मानी से पूछा गया कि उस्मानी साहब का आपको डर नहीं लगता है, तो मेजर उस्मानी ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि मेजर उस्मानी का इज्जत तो दुश्मनों के तोप और गोले भी करते हैं, लेकिन अगले कदम दुर्भाग्यवश एक दूसरा तोप का गोला इनके शरीर पे गिर जाता। आखिर ये भी तो इंसानी थे ना, हाड़ मांस का शरीर था इनका भी ना, और ये उसी जगह शहीद हो जाते हैं, समझे। और मेजर उस्मानी इतने बहादुर थे, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो जिन्ना ने कहा था मेजर उस्मानी को कि उस्मानी साहब आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको सेनापति बना दिया जाएगा। लेकिन नेहरू जी ने मेजर उस्मानी जी से कहा कि उस्मानी जी, हमने तो सोचा था, अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हमने तो सोचा था कि इस जंग का पूरा जिम्मेदारी आप ही के कंधे पे देते, क्योंकि आपसे बहादुर हमें नहीं लगता है कोई है। तो मेजर उस्मानी ने जिन्ना को कहा, मैं आऊंगा जिन्ना, तुमने मुझे बुलाया है, जरूर आऊंगा, लेकिन बस फर्क रहेगा, टेबल पे बात करने नहीं आऊंगा, एक साथ टेबल पर बात नहीं होगी, हम तुमसे मिलेंगे लेकिन युद्ध के मैदान में मिलेंगे। आज भी मेजर उस्मानी ने जहां तक पाकिस्तानियों को खदेड़ कर छोड़ा था, उसे 1 इंच भी आज तक नहीं आगे बढ़ पाए, क्योंकि मेजर उस्मानी ने कहा था कि जिन्ना, हमने जिस देश का शपथ लिया, हमने जिस देश से नौकरी हासिल की, हमने जिस देश की सेवा करने का शपथ लिया, हम मरणोपरांत तक उसी देश की सेवा में जी जान लगा देंगे। ऐसे थे हमारे मेजर उस्मानी, और सैल्यूट है ऐसे फौजों को, समझे। और पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत दिखाते रहता है। कोई बात नहीं, वो बेटा है, कितनों नालायक हो, आखिर है वो बेटा, समझे। बाप की बराबरी में कभी नहीं आ सकता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।